Hello everyone, I welcome you all to this incredible platform of Indolocus. तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरॉयज ऑफ इंडिया टॉपिक को। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हम इसमें थ्योरी एंड एमसीक्यूज दोनों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वन एंड दैट इज द थ्री एराज ऑफ द ब्रिटिश रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया। अगर हम इंडिया की बात करें तो ब्रिटिश इंडिया को बेसिकली तीन प्रेसिडेंसीज में डिवाइड किया गया था। द फर्स्ट वन वॉज बॉम्बे प्रेसिडेंसी, then Bengal presidency, and the last one was Calcutta presidency. So 40 to 45% of the British officials they used to reside in the Bengal presidency. तो therefore जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी ये काइंड ऑफ सुपीरियर प्रेसिडेंसी थी, तो हम ऐसा कह सकते हैं। तो क्या था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका मेन एम था प्रॉफिट मेकिंग इन इंडिया। तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रही थी कंट्री को एंड जितना भी प्रॉफिट है देयर वाज अ लॉट ऑफ करप्शन इन ईस्ट इंडिया कंपनी। देयरफॉर इन ऑर्डर टू रेगुलराइज दिस करप्शन जो ब्रिटिश क्राउन था उसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को एक तरीके से अपॉइंट किया। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो होता था वो सुपीरियर होता था गवर्नर जनरल्स ऑफ अदर टू प्रेसिडेंसीज, राइट। सो दिस वाज द फ्लैशबैक जो हमने डिस्कस किया। अब अगर हम बात करें ये कौन से तीन एराज थे, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की तो इन टोटल 8 ऑफिस होल्डर्स रहे। एंड अगर बात करें कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल was converted into the governor general of India under the Charter Act of 1833 जो अभी हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। एंड अगर हम बात करें इसमें कितने ऑफिस होल्डर्स थे, तो देयर वर 6 ऑफिस होल्डर्स अंडर दिस पोजीशन। देन इसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो पावर है वो ट्रांसफ़र हो गई थी वाइसरॉय ऑफ इंडिया, या फिर सिंपली कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था अब उसके ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल रहता था ब्रिटिश क्राउन का, तो उनको हम कहते हैं वाइसरॉयज ऑफ इंडिया। तो ये कुछ बेसिक सा डिफरेंस था। एंड इसमें इन टोटल 20 ऑफिस होल्डर्स थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं कि अगर हम बात करें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की, तो ये हेड हुआ करते थे कंपनी के एंड सीनियर हुआ करते थे टू द अदर प्रेसिडेंसीज। एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से अपॉइंट हुए थे। एंड अगर बात करें वाइसरॉयज ऑफ इंडिया की, तो ये डायरेक्टली आते थे अंडर द ब्रिटिश मोनार्की, द ब्रिटिश क्राउन। We'll discuss some of the important governor generals and viceroys of India. So starting with the first one and that is वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग की बात करें तो ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ऑल्सो इन्होंने जुडिशियल रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में एंड रेगुलेटिंग एक्ट सिस्टम को भी पास किया। ऑल्सो इनके टाइम पे विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी का फॉर्मेशन किया था इन द ईयर 1784। द नेक्स्ट वन इज कॉर्नवेलिस। तो कॉर्नवेलिस की बात करें तो ही इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट इन द ईयर 1793। ऑल्सो यहाँ पे बंगाल, ओडिशा और बिहार में ये इंट्रोड्यूस हुआ था, आप बॉब करके याद कर सकते हैं। एंड कॉर्नवेलिस कोड ही इंट्रोड्यूस्ड। Also, he is known as the father of civil services in India. This you have to keep in mind. The next one is Wellesley. So Wellesley he introduced subsidiary alliance system को introduce किया था and he also expanded the British territories. This you need to keep in mind. इसके अलावा अगर हम बात करें कि वेलेस्ली ने सबसे पहले जो ये सब्सिडरी अलाइंस है कहाँ पे लगाई थी, सो हैदराबाद स्टेट में फॉर द फर्स्ट टाइम ही वॉज द फर्स्ट रूलर टू एक्सेप्ट दिस सब्सिडरी अलाइंस इन द ईयर 1798। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद मैसूर, तंजौर एंड अवध जैसे स्टेट्स में भी ये लगा था। तो बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सब्सिडरी अलाइंस को हमने डिटेल में डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियोस में, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज हैस्टिंग्स। तो हैस्टिंग की बात करें तो ही डिफीटेड मराठास इन द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर एंड ही ऑल्सो एंडेड द मराठा सुप्रीमेसी अंडर दिस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको हैस्टिंग के बारे में ध्यान रखनी है। तो नेक्स्ट वन इज अमहर्स्ट। अमहर्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था कि फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर के टाइम पे वाइसरॉय गवर्नर जनरल कौन था। सो अमहर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वन इज बेंटिक। तो बेंटिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विलियम बेंटिक ही अबॉलिश्ड सता नहीं सती प्रथा।
So the next one is William Bentinck, and William Bentinck he abolished sati pratha in the year 1829. So he abolished this with the help of Raja Ram Mohan Roy. This you need to keep in mind. Other than that, अगर हम बात करें Bentinck की, so he also introduced the English education system, which was called as Macaulay's Minute. This you need to keep in mind. तो चलिए next question डिस्कस कर लेते हैं. So the next Governor General is Lord Auckland. Auckland important है because he was the Governor General during the time of First Anglo-Afghan War. तो First Anglo-Afghan War के टाइम पे था Auckland, and first अगर हम बात करें Anglo-Burmese War के टाइम पे, so he was Amherst. तो ये भी ध्यान में रखना है. The next one is Allenburg. Allenburg he annexed Sindh to the British Empire. ये ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है. The next one is Hardinge. So Hardinge he was the Governor General during the time of First Anglo-Sikh War, which took place during his tenure. The next one is Dalhousie. Dalhousie he is known as the father of Indian Railways. Also he introduced doctrine of lapse introduce की थी, और रेलवे सिस्टम, टेलीग्राफ सिस्टम और पोस्टल रिफॉर्म्स को भी डलहौजी ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था. तो नेक्स्ट देख लेते हैं. द नेक्स्ट वन इज कैनिंग. तो कैनिंग की बात करें, सो ही वॉज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857. ऑल्सो ये पहला गवर्नर जनरल, और सॉरी, ऑल्सो ये लास्ट गवर्नर जनरल और पहला वाइसरॉय था इंडिया का. ये भी आपको ध्यान में रखना है. द नेक्स्ट वन इज लॉर्ड एल्गिन. एल्गिन वन. तो एल्गिन वन ही इज जस्ट नोन फॉर हिज शॉर्टेस्ट टेन्योर, और द शॉर्ट टेन्योर हम कह सकते हैं. So next one is Lawrence. Lawrence he followed the policy of masterly inactivity towards Afghanistan. The next one is Mayo. Mayo के टाइम पे फर्स्ट सेंसस हुआ था इंडिया का. Also he started the financial decentralization in India. He also founded the Mayo College and he was assassinated in the Andamans. ये भी आपको ध्यान में रखना है. नेक्स्ट देख लेते हैं. द नेक्स्ट वन इज नॉर्थब्रुक. तो नॉर्थब्रुक की बात करें, सो ही कंडक्टेड द फेमाइन रिलीफ मेजर्स इन इंडिया. लिटिन की बात करें तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पास किया था 1878 में, जिसके अंडर इंडियंस वर नॉट अलाउड टू पब्लिश एनीथिंग ऑन न्यूज़पेपर विच वाज अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट. ऑल्सो लिटिन ने आर्म्स एक्ट पास किया था, एंड ही ऑल्सो हेल्ड द दिल्ली दरबार ऑफ 1877. नेक्स्ट वन इज रिपन. रिपन की बात करें तो ही रिपील्ड यानी कि कैंसल्ड या फिर हटा दिया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को, एंड ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया. देयरफॉर ही इज नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया. द नेक्स्ट वन इज डफरिन. डफरिन बेसिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन के टाइम पे वाइसरॉय था. आईएनसी का फॉर्मेशन 28 दिसंबर को हुआ था 1885 में बॉम्बे में, और यहाँ पे बेसिकली 72 डेलीगेट्स प्रेजेंट थे. द नेक्स्ट वन इज लैंसडॉन. लैंसडॉन की बात करें तो ही पास द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892. एल्गिन सेकंड की बात करें तो ही फेस सीवियर फेमाइन एंड प्लेग आउटब्रेक्स को देखा था. एल्गिन सेकंड के टाइम पे हुआ था ये. कर्जन ने बेसिकली पार्टीशन किया था बंगाल का, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड ही ऑल्सो स्टैब्लिश्ड द आर्कोलॉजिकल सर्वे रिफॉर्म्स एंड यूनिवर्सिटीज कमीशन. बेसिकली 1904 में भी यूनिवर्सिटी कमीशन एक्ट को पास किया था कर्जन ने. नेक्स्ट वन इज मिंटो सेकंड. ही इंट्रोड्यूस्ड मॉले मिंटो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किया था, जहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट्स बन गए थे मुस्लिम्स के लिए. ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. द नेक्स्ट वन इज हार्डन सेकंड. हार्डन सेकंड ने क्या किया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल को एनल कर दिया था, यानी कि रिपील कर दिया था, कैंसिल कर दिया था. एंड ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली. इसका टाइम पे शिफ्ट हुई थी. बेसिकली इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है. द नेक्स्ट वन इज चेम्सफोर्ड. चेम्सफोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के टाइम पे ये वाइसरॉय था. ऑल्सो जलियांवाला बाग मसकार भी इसके टाइम पे हुआ था. नेक्स्ट वन इज रीडिंग. रीडिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड हुआ था, तब रीडिंग यहाँ पे क्या था, वाइसरॉय था. स्टार्ट किसके टाइम पे हुआ था, चेम्सफोर्ड के टाइम पे, और एंड किसके टाइम पे हुआ, रीडिंग के टाइम पे. तो चौरी चौरा इंसिडेंट के लिए भी फेमस है. द नेक्स्ट वन इज, और चौरी चौरा इंसिडेंट ने ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एंड किया था बेसिकली. द नेक्स्ट वन इज इरविन. So Irwin he is associated with civil disobedience movement and Gandhi-Irwin Pact. Next one is Wellington. Wellington he suppressed the
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सप्रेस किया था विलिंगडन ने। द नेक्स्ट वन इज लेनलिथगो। लेनलिथगो लॉन्गेस्ट सर्विंग वाइसरॉय है। ऑल्सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 इसके टाइम पे पास हुआ था। ऑल्सो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे भी ये वाइसरॉय था इंडिया का। द नेक्स्ट वन इज वेवल। सो वेवल ही कंडक्टेड द शिमला कॉन्फ्रेंस एंड प्रपोज द वेवल प्लान, जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वन इज माउंटबेटन। माउंटबेटन की बात करें तो ये लास्ट वाइसरॉय था इंडिया का। ऑल्सो ही इम्प्लीमेंटेड द पार्टीशन प्लान एंड ओवरसॉ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो अगर हम बात करें इंडिया के इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल की, सो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और सी राजगोपालाचारी, ही वॉज द ओनली इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तक हमने डिस्कस किया गवर्नर जनरल्स को एंड वाइसरॉयज को। नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वन एंड दैट इज द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 इट क्रिएटेड द ऑफिस ऑफ। करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अंडर बना था। अगर हम बात करें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के अंडर ये ऑफिस क्रिएट हुआ था। देन कम्स द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ये बना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के अंडर। और सेम एक्ट के थ्रू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का जो ये पोस्ट है, इसको भी क्रिएट किया गया था बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। सो ये कुछ बेसिक सी बातें थी जो हमने डिस्कस की। अब हम डिस्कस करेंगे 1773 के बारे में। तो यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था जिसने सेपरेट ऑफिस बनाया था फॉर द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। द फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉज वॉरेन हेस्टिंग, दिस वी हैव डिस्कस्ड। और जो गवर्नर्स थे ऑफ बंगाल एंड मद्रास, they were subordinate to the governor general of Bengal in matters of war and diplomacy. This you have to keep in mind. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सो which one of the following reforms is not associated with the Lord Cornwallis? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए अगर हम बात करें परमानेंट सेटलमेंट की, तो परमानेंट सेटलमेंट तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस करवाया था इंडिया में। द नेक्स्ट वन इज कॉर्नवालिस कोड। कॉर्नवालिस कोड की बात करें तो दिस वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉर्नवालिस, जिसमें रीऑर्गेनाइज करना चाहते थे वो सिविल, जुडिशियल एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। द नेक्स्ट वन इज सिविल रिफॉर्म सिस्टम। कॉर्नवालिस को तो फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया ही कहा जाता है, तो ऑफकोर्स इन्होंने सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया था। तो कौन सा बचा? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौजी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। सो the doctrine of lapse, it was introduced by Lord Dalhousie, not Lord Cornwallis. It introduced the permanent settlement in Bengal, Orissa and Bihar में permanent settlement को introduce कर दिया गया था। And it also introduced the Cornwallis Code of 1793 जिसमें reorganize किया था civil, judicial and political administration को of India. So this you have to keep in mind. इसके अलावा अगर हम बात करें सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स, तो यहाँ पे कॉर्नवालिस ने क्या किया था? इंक्रीज कर दी थी सैलरीज ऑफ कंपनी ऑफिशियल्स एंड प्रोहिबिटेड देम फ्रॉम एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स एंड एंगेजिंग इन द प्राइवेट ट्रेड। तो किसी भी तरीके की प्राइवेट ट्रेड बिल्कुल प्रोहिबिट कर दी गई थी। एंड यहाँ पे जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे उनकी जो सैलरीज है उसको भी इंक्रीज कर दिया गया था। देयरफॉर इनको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स इन इंडिया भी कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस्ड द सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स नोन एज द कॉर्नवालिस कोड? तो वेरी इजी क्वेश्चन, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही इसे इंट्रोड्यूस किया था। इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट को भी इंट्रोड्यूस किया था, कॉर्नवालिस कोड भी हमने डिस्कस किया, एंड ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। और इनका मेन एम था टू रिड्यूस करप्शन इन इंडिया। The next one is the first railway line in India in 1853. It was started during the tenure of. करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी को फादर ऑफ इंडियन रेलवेज कहा जाता है। एंड लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को भी इंट्रोड्यूस किया था। ऑल्सो जो पहली ट्रेन थी, इट रन इन इंडिया ऑन 16th of April 1853 between Bombay and Thane.
The distance was 34 kilometers during the tenure of Lord Dalhousie. This you have to keep in mind. So it's also he also started the major modernization measures including railways, telegraph भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ये ध्यान में रखना है. And then the model postal system was also introduced by लॉर्ड डलहौजी. तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखनी है. तो चलिए अगर हम जल्दी से एक बार ऑप्शंस को डिस्कस कर लें, तो लॉर्ड हार्डिंज वन की बात करें तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो थी फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर. एंग्लो यानी ब्रिटिशर्स की और सिख की जो फर्स्ट वॉर थी वो हार्डिंज वन के टाइम पे हुई थी और इसके बाद ही ट्रीटी ऑफ लाहौर भी साइन हुई थी. तो इसके बाद अगर हम बात करें कैनिंग की, तो लॉर्ड कैनिंग ये फर्स्ट वाइसरॉय इंडिया के बने थे, फर्स्ट वाइसरॉय एंड द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. तो ये आपको ध्यान में रखना है और इनके टाइम पे ही जो 1857 का रिवॉल्ट था वो हुआ था. द नेक्स्ट वन इज लॉर्ड एलेनबर्ग. तो ये उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट स्टिल आपको ध्यान में रखना है. फर्स्ट अफगान वॉर इनके टाइम पे हुई थी, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर इनके टाइम पे हुई थी और फर्स्ट जो एंग्लो सिख वॉर है वो हार्डिंज वन के टाइम पे हुई थी. तो ऐसे हम सारे ऑप्शंस को अगर रिवाइज करेंगे तो एक ही वीडियो में आपको एक ही बार में सारा जो भी है ये गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरॉयज ऑफ इंडिया वाला टॉपिक रिवाइज हो जाएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 made whom the first governor general of India. The correct answer for this question will be option number B, that is Lord William Bentinck was the first governor general of India. This you need to keep in mind. So it abolished the office of governor of Bengal and created the office of governor general of India. ये भी हमने डिस्कस किया था. And then लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करें सो ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. एंड अगर हम बात करें लॉर्ड विलियम बेंटिक की तो इन्होंने इंडिया में सती प्रथा को भी अबॉलिश किया था इन द ईयर 1829 विद द सपोर्ट ऑफ राजा राम मोहन रॉय. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी चीज़ें थी जो आपको ध्यान में रखनी है. तो अगर अदर ऑप्शंस को जल्दी से डिस्कस कर लें सो द फर्स्ट वन इज कॉर्नवालिस. कॉर्नवालिस से को के नाम से ही हमें याद आना चाहिए civil services reforms. So C for Cornwallis and C for Cornwallis is also known as the father of civil services in India. Also इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था, परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया था 1793 में. कहाँ पे? BOP यानी कि बंगाल, ओडिशा एंड बिहार. तो ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज वेलेस्ली. वेलेस्ली के नाम से ही सब्सिडरी अलाइंस सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था टू एक्सपैंड द ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया. ऑल्सो वेलेस्ली ने क्या किया था, फोर्ट विलियम कॉलेज को भी इस्टेब्लिश किया था इन द ईयर 1800. तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है. द नेक्स्ट वन इज लॉर्ड अकलैंड. लॉर्ड अकलैंड की बात करें तो इनके टाइम पे फर्स्ट क्या हुई थी, एंग्लो अफगान वॉर हुई थी. ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ. तो हम 2 बार रिवाइज कर चुके हैं. तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी, चलिए पहले ऑप्शंस देख लेते हैं. द फर्स्ट वन इज लॉर्ड डलहौजी. तो हमने डिस्कस किया था कि डलहौजी ने ही डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस किया था. डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या होती थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंडर ऐसे किंगडम्स जिनके खुद के सक्सेसर्स नहीं थे यानी खुद के वारिस नहीं थे तो उनके किंगडम को ब्रिटिशर्स अपने अंडर लेने लगी थी. तो इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वीडियो के स्टार्ट में. तो अभी हम आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट वन इज लॉर्ड रिपन. इनको कहा जाता है एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया. तो ये भी बिल्कुल सही है. द नेक्स्ट वन इज लॉर्ड कर्जन. लॉर्ड कर्जन के टाइम पर ही बंगाल का पार्टीशन हुआ था इन द ईयर 1905. तो गलत कौन सा हुआ, तो गलत हो गया इसमें, लॉर्ड लिटन के टाइम पे एल्बर्ट बिल आया था. दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग क्योंकि जो ये एल्बर्ट बिल आया था ये रिपन के टाइम पर ही आया था. ये भी आपको ध्यान में रखना है. तो चलिए डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. So, the Albert Bill of 1883, it was introduced during the tenure of Lord Ripon, not Lytton. So, अगर हम बात करें रिपन की तो इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया कहा जाता है और इन्होंने एल्बर्ट बिल को इंट्रोड्यूस किया था जिसके अंडर इन्होंने अलाउ किया था क्वालिफाइड इंडियन जजेस को टू ट्राई यूरोपियन ऑफेंडर्स. तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्ट है जो आपको ध्यान में रखना है.
under Ilbert Bill, which was introduced by Lord Ripon in India. इन्होंने क्या किया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1882 को भी रिपील कर दिया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अंडर जितनी भी लोकल लैंग्वेजेस थी, उसमें जो प्रिंटिंग थी दैट वाज नॉट अलाउड इन इंडिया, तो इसको भी इन्होंने रिपील कर दिया था, यानी ख़त्म कर दिया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इन्होंने रिस्टोर की थी फ्रीडम टू द इंडियन लैंग्वेजेस प्रेस। सो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गवर्नर जनरल एंडेड द पॉलिसी ऑफ डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल। तो डुअल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी ये किसने बंद की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वॉरेन हेस्टिंग ने ही स्टॉप्ड द पॉलिसी ऑफ डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल. So he abolished the dual government in 1772, which had been introduced by Robert Clive ने introduce किया था 1765 में, और इन्होंने abolish कर दिया था. He became the first Governor General of Bengal under the Regulating Act of 1773 जो हमने डिस्कस किया था. Also, he founded the Calcutta Madrasa in the year 1781 and supported the establishment of the Asiatic Society of Bengal in 1784 by the विलियम जोन्स. तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि वॉरेन हेस्टिंग ने ही क्या फाउंड किया था, सबसे पहले कैलकटा मद्रासा फाउंड किया था, कब? 1781 में. ऑल्सो वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे ही इन्होंने सपोर्ट किया था किसको? विलियम जोन्स को, टू स्टैब्लिश द एशियाटिक सोसाइटी इन द ईयर 1784. सारे फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखने हैं, टू द पॉइंट. तो चलिए अगर हम ऑप्शंस को डिस्कस करना चाहें, रिवाइज करें, तो अगेन कॉर्नवालिस से क्या याद आता है हमें? परमानेंट सेटलमेंट. कब हुआ था? 1793 में हुआ था. ऑल्सो कॉर्नवालिस कोड एंड सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स, ये डिस्कस कर लिया. देन वेलेस्ली सब्सिडरी अलायंस इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी. हेस्टिंग की बात करें तो हेस्टिंग लॉर्ड हेस्टिंग की बात करें, बिकॉज एक वॉरेन हेस्टिंग है और एक लॉर्ड हेस्टिंग भी थे, तो इनके टाइम पे क्या हुआ था? एंग्लो नेपलीज वॉर हुई थी. तो नेपाल के साथ हेस्टिंग के टाइम पे लड़ा था कौन? ब्रिटिशर्स. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज द ट्रीटी ऑफ बसेन which was happened in the year 1802 was signed during the tenure of whom? The correct answer for this question will be option number C, that is Lord Wellesley. तो वेलेस्ली के टाइम पे ट्रीटी ऑफ बसैन हुई थी 1802 में. इसके अलावा हेस्टिंग के टाइम पे क्या हुआ था? अभी अभी डिस्कस किया था. क्या हुआ था? एंग्लो नेपलीज वॉर हुई थी. इनके टाइम पर ही एक और चीज़ हुई थी जो मैं आपको अभी नहीं बता रही हूँ, क्योंकि आगे ऑप्शंस में डिस्कस करेंगे, वरना काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ेगा आपके माइंड पे. तो कॉर्नवालिस को हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, अब डिस्कस नहीं कर रहे. परमानेंट सेटलमेंट स्टिल लास्ट टाइम. परमानेंट सेटलमेंट, कॉर्नवालिस कोड एंड फादर ऑफ सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स. देन कम्स वेलेस्ली. वेलेस्ली के टाइम पे सब्सिडरी अलायंस. और अमहर्स्ट की बात करें, दिस इज द न्यू वन जो हमने अभी डिस्कस नहीं किया. अमहर्स्ट की बात करें तो इनके टाइम पे हुआ था फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर. तो बर्मा पहले किसका नाम था? म्यांमार वाले कुछ पार्ट्स को हम बर्मा कहते थे. तो फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर किसके टाइम पे हुई थी? अमहर्स्ट के टाइम पे हुई थी. ये आपको ध्यान में रखना है. तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. तो ट्रीटी ऑफ बसैन 1802 में साइन की थी वेलेस्ली ने. द ट्रीटी वॉज साइन बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बाजीराव सेकेंड के बीच में ये ट्रीटी बेसिकली साइन हुई थी. अदर देन दैट ही ऑल्सो फाउंडेड, वेलेस्ली की बात हुई है, ही ऑल्सो फाउंडेड फोर्ट विलियम कॉलेज इन द ईयर 1800, जो आपको ध्यान में रखना है. तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा. तो ट्रीटी ऑफ बसैन ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव सेकेंड ने साइन की थी, ये इंपॉर्टेंट है. और इसके बाद जो ये ट्रीटी है, इसके बाद ही ये मेन रीज़न बना फॉर द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. द विडो रीमैरिज एक्ट ऑफ 1856 was passed during the tenure of. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड कैनिंग. तो कैनिंग के टाइम पर ही विडो रीमैरिज एक्ट को पास किया गया था. एंड द हिंदूज विडोज रीमैरिज एक्ट ऑफ 1856 was enacted in 1856 during the tenure of Lord Canning, who was the last Governor General of India and the first Viceroy of India.
तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे दिया भी है, ही वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल एंड द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया विच यू नीड टू कीप इन माइंड। और यहाँ पे इस एक्ट को पास कराने में जो मेन योगदान था हिंदूज विडो मैरिज एक्ट को पास करवाने में, वो किसका था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। दिस इज ऑल्सो एन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, जो आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं ऑप्शंस को। अगर हम बात करें डलहौजी की, तो इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था? डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स को इंट्रोड्यूस किया था, रेलवेज, फादर ऑफ इंडियन रेलवेज। इसके अलावा टेलीग्राफ्स एंड क्या क्या था? पोस्टल सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। ये हमने डिस्कस किया था। द नेक्स्ट वन इज कैनिंग, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। रिपन की बात करें तो रिपन फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। इन्होंने इल्बर्ट बिल पास किया था, जहाँ पे क्या कर सकते थे? इंडियन जजेस जो यूरोपियन ऑफेंडर्स हैं उनका ट्रायल कर सकते थे। देन कम्स वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इन्होंने क्या किया था? रिपील किया था। ये भी हमने डिस्कस किया। देन कम्स कर्जन। कर्जन को हम कैसे भूल सकते हैं? बिकॉज ही डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन द ईयर 1905, जो आपको ध्यान में रखना है। ऑल्सो अगर हम बात करें इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट की, तो ये भी इन्होंने पास करवाया था 1904 में। Next question. The first Afghan war was fought during the tenure of. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि लॉर्ड अकलिन। तो अकलिन के टाइम पे ये फर्स्ट अफगान वॉर हुआ था, जो आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें फर्स्ट अफगान वॉर की, तो इसका टेन्योर क्या था? 1839 से लेकर 42 का इसका टेन्योर था। और इस टाइम पे जो हमारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, ही वॉज अकलिन। सो आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें टेन्योर की, तो इनका टेन्योर 1836 से 42 तक था। एंड जो वॉर का टेन्योर है ये भी यहाँ पे लिखा है। एंड अदर देन दैट अगर हम बात करें शिमला मैनिफेस्टो की, सो इट वाज आल्सो इशूड बाय अकलिन विच जस्टिफाइड द ब्रिटिश इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान। तो अपना पॉलिटिकली अपोज जो एक्ट था, इसको जस्टिफाई करने के लिए ही ऑल्सो इम्पोज द शिमला मैनिफेस्टो, जो आपको ध्यान में रखना है। अदर देन दैट अगर हम बात करें एलनबर्ग की, एलनबर्ग ही इज़ नॉट दैट फेमस, बट स्टिल आप इनको याद रख सकते हैं फॉर एनेक्सेशन ऑफ सिंध। तो सिंध को एनेक्स करने के लिए, यानी अपने कब्जे में करने के लिए ही इज़ नोन। एंड अगर हम बात करें हार्डन जुअन की बात करें, तो इसका टाइम पे क्या हुआ था? फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ था। और इसका आफ्टरमैथ क्या था? ट्रीटी ऑफ लाहौर, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ हार्डन जुअन के टाइम पे। देन कम्स अकलिन, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड डलहौजी की बात करें, तो डलहौजी के टाइम पे क्या हुआ था? डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स हुई थी। डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स सबसे पहले कौन से इंडियन स्टेट में लगी थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए सतारा पे लगी थी, सतारा, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा और भी लगी थी, लाइक हम कह सकते हैं संबलपुर में लगाई थी, जैतपुर, उदयपुर, झांसी में लगी थी 1853 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। इसके बाद डलहौजी की बात करें तो फादर ऑफ इंडियन रेलवेज। एंड अगर हम बात करें पोस्टल सर्विसेज इन इंडिया एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, ये इन सब के लिए भी डलहौजी इज नोन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एंड दैट इज विच वाइसरॉय पास्ड द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉर्ड लेंस्टन। तो लेंस्टन इन्होंने पास किया था क्या? इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892, जो आपको ध्यान में रखना है। So it was passed by Lanston, and the Age of Consent Act 1891 was enacted during his administration. इसके टाइम पे ही जो दुरंत लाइन है 1893 की, इसको भी बनाया गया था बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान। तो इंडिया और अफगानिस्तान की जो बॉर्डर लाइन है, इसका नाम है दुरंत लाइन। और ये दुरंत लाइन बनाई गई थी किसके टाइम पे? लैंसडॉन के टाइम पे ही, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान में रखनी है। लैंसडन ने एक और इम्पॉर्टेंट काम किया था, जो था इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो मेंबर्स थे, इनका नंबर भी इंक्रीज कर दिया था। इसके अलावा इसके अलावा अलाउ किया था टू डिस्कस द बजट। तो बजट को डिस्कस करने का को भी अलाउ किया था लेंस्टन ने अपने टाइम पे। ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एंड दैट इज द फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर टुक प्लेस ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर
ए यानी कि लॉर्ड एमहर्स्ट। तो एमहर्स्ट के टाइम पे फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर हुई थी, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम बात करें एलनबर्ग की, अकलिन की सॉरी, तो अकलिन के बारे, अकलिन से एसोसिएटेड है फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। तो अफगान वॉर अकलिन, एमहर्स्ट के टाइम पे बर्मीज वॉर। देन एलनबर्ग की बात करें तो एनेक्सेशन ऑफ सिंध, ये हमने डिस्कस किया था। देन डलहौजी को तो काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, अब नहीं करेंगे। सो फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर की बात करें तो लॉर्ड एमहर्स्ट के टाइम पे हुई थी, एंड इसका टेन्योर था 1824 से 26 तक, एंड द वॉर एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ यंदाबो विच वॉज साइंड इन द ईयर 1826, जो आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एंड दैट इज द स्वदेशी मूवमेंट बिगेन ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि कर्जन। तो स्वदेशी मूवमेंट कब हुआ था? 1905 में ही हुआ था। तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि कर्जन यहाँ पे क्या था, वाइसरॉय था। तो चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो द स्वदेशी मूवमेंट बिगेन इन 1905 in protest against the partition of Bengal, which was carried out during the tenure of Curzon. पार्टीशन बंगाल वॉज डन इन 1905, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, और इसके अगेंस्ट ही स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च किया गया था इंडिया में, जहाँ पे जो बॉयकट, एक तरीके से बॉयकट किया जा रहा था ब्रिटिश गुड्स का एंड ब्रिटिशर्स का। अगर हम बात करें कर्जन की, तो कर्जन ने इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट ऑफ 1904 को भी पास किया था। इसके अलावा जो हमारा आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसको भी स्ट्रेंथन किया था कर्जन ने, जो आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। बिफोर दिस ऑप्शंस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें हार्डिंज सेकंड की, तो हार्डिंज सेकंड ने क्या किया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल को एनल कर दिया था, यानी सिंपली इसको रिपील कर दिया था 1911 में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। ऑल्सो हार्डिंज के टाइम पे ही जो कैपिटल है इंडिया की, वो कैलकाटा से कहाँ शिफ्ट हो गई थी, दिल्ली में शिफ्ट हो गई थी 1911। तो ये ध्यान में रखना है। द नेक्स्ट वन इज मिंटो। मिंटो सेकंड की बात करें तो मिंटो सेकंड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज इनके टाइम पे क्या पास हुआ था, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 पास हुआ था, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स वर इंट्रोड्यूस्ड। ऑल्सो अगर हम बात करें कर्जन की, तो ऑफकोर्स 1905 का पार्टीशन ऑफ बंगाल, एंड देन कम्स रिपन, तो हम डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले एल्बर्ट बिल, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। इसके अलावा क्या डिस्कस किया था रिपन के बारे में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इन्होंने क्या किया था, रिपील किया था। So, the next question is the Vernacular Press Act was repealed by whom? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि लॉर्ड रिपन। तो रिपन ने क्या किया था, रिपील किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इट वाज रिपील्ड बाय रिपन। द एक्ट हैड ओरिजिनली बीन पास्ड इन 1878 बाय लिटन। तो इसे पास किसने किया था, लिटन ने किया था, और रिपील किसने किया, रिपन ने किया। टू कर्ब द फ्रीडम ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, यानी कि वर्नाकुलर प्रेस, यानी कि जो इंडियंस थे दे वर बीइंग अवेयर कि ब्रिटिशर्स दे वर डूइंग रॉन्ग टू देम। तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो इंडियंस थे वो न्यूज़पेपर्स में अपनी लोकल लैंग्वेजेस में क्या कर रहे थे, छाप रहे थे, प्रिंट कर रहे थे न्यूज़पेपर्स में अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ताकि लोग अवेयर हो सकें। तो इसको रोकने के लिए ही क्या किया था, जो लिटन था इसने क्या किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पास कर दिया 1878 में। सो इसको ही हटाया था किसने, रिपन ने। ऑल्सो रिपन ने इल्बर्ट बिल को भी 1883 में इंट्रोड्यूस किया था। ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बिफोर दिस एक बार ऑप्शंस को अगर हम डिस्कस करें, सो लाइक अगर रिपन की बात करें, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, कर्जिया 1905 का डिवीजन ऑफ बंगाल। डफरिन की बात करें, सो द he was the viceroy of India during the time of फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। एंड मायो की बात करें तो इसका टाइम पे क्या हुआ था, फर्स्ट सेंसस हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, दैट इज द दिल्ली दरबार ऑफ 1877 वेयर क्वीन विक्टोरिया was proclaimed empress of India was held during whose time? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि लैटिन। तो हमने अभी अभी देखा था कि अगर आप थोड़ा सा भी सुने तो देखिए
लिटन ने क्या किया था, 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया था। तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि 78 के 77 ऑलमोस्ट आसपास ही है, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, लिटन आंसर होगा, क्योंकि कैनिंग तो 1857 के आसपास था, कर्जर 1905 के आसपास था, और मायो की बात करें तो मायो सेंसस के पास था, क्योंकि फर्स्ट सेंसस इनके अंडर हुआ था 1871, 72 या फिर 81 के आसपास हम इन्हें मान सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सो अगर हम बात करें किसकी, लिटिन की, so he also enacted the Arms Act of 1878 and was a viceroy during the Second Anglo-Afghan War. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस्ड द सब्सिडरी अलायंस? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेलेस्ली। तो वेलेस्ली ने इंट्रोड्यूस किया था सब्सिडरी अलायंस को। वेलेस्ली ने ही ट्रीटी ऑफ बसैन को भी साइन किया था 1802 में विद बाजीराव सेकेंड, और इसके बाद ही सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुई थी। और अगर हम बात करें वेलेस्ली की, तो वेलेस्ली ने ही फॉर्म किया था क्या, फोर्ट विलियम कॉलेज इन द ईयर 1800, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो अब हम इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अगर हम बात करें डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स की, तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स किसके आसपास हुआ था? तो अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो हमने देखा था कि सतारा को एनेक्स किया था सबसे पहले, कब, 1848 में। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स भी इसके आसपास ही होगी। तो इसके बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात करें तो ये तो ऑब्वियस है, 1905। देन कम्स परमानेंट सेटलमेंट, ये काफ़ी बार बता चुकी हूँ आपको, 1793। देन कम्स अबॉलिशन ऑफ सती, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1829 ईयर। तो देखिए हमने सबको अरेंज कर लिया है, अब इन्हें अरेंज करेंगे। फर्स्ट में होगा हमारा अबॉलिशन ऑफ सती, सॉरी फर्स्ट में होगा हमारा क्या, परमानेंट सेटलमेंट। तो थर्ड नंबर फर्स्ट पे होगा। देन कम्स देन कम्स 1829, यानी कि अबॉलिशन ऑफ सती। तो 3412 इसका करेक्ट पेयर होगा, ऑप्शन ए इसके लिए सही आंसर होगा। तो यहाँ पे वही दिया है, ये आप इसे पढ़ सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी टेलीग्राम ग्रुप पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विच वाइसरॉय अनाउंस्ड द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली? तो ये भी डिस्कस करा है हमने एज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट या फिर ऑप्शंस में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हार्डिंज सेकेंड ने इसे इंट्रोड्यूस किया था। सो हार्डिंज ने क्या किया था, कैलकाटा से दिल्ली हमारी कैपिटल शिफ्ट कर दी थी इन द ईयर 1911 ड्यूरिंग द दिल्ली दरबार ऑफ 1911. So at the same time, King George V announced the transfer of capital of Calcutta to Delhi. Also हार्डिंज ने क्या किया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल को भी क्या कर दिया था, रिवर्स कर दिया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हंटर कमीशन ऑन एजुकेशन 1882 वाज अपॉइंटेड ड्यूरिंग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सॉरी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड रिपन। तो रिपन के टाइम पे आया था हंटर कमीशन, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। सो ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। ऑल्सो ही अपॉइंटेड द हंटर कमीशन इन 1882 ऑन एजुकेशन। ऑल्सो इन्होंने रिपील किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1882 और एल्बर्ट बिल को इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइसरॉयज इज करेक्टली मैच्ड विद द इवेंट? तो अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए की, दैट इज लॉर्ड चेम्सफोर्ड विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, ये तो सही है, ये बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें इरविन की, तो यहाँ पे गांधी इरविन पैक्ट से एसोसिएटेड हैं। अगर हम कर्जन की बात करें तो ये किससे एसोसिएटेड थे, पार्टीशन ऑफ बंगाल से एसोसिएटेड थे। एंड अगर हम बात करें लिनलिथगो की, तो लिनलिथगो he is one of the he is the he was the viceroy of India during the time of Indian independence, then let go। तो इसलिए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। So, the government of India 1919 was introduced during the tenure of Chelmsford। और इस एक्ट ने क्या इंट्रोड्यूस किया था, डेआरकी इंट्रोड्यूस की थी, डुअल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस। इट ऑल्सो एक्सपेंडेड द इंडियन पार्टिसिपेशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन, जो आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच गवर्नर जनरल annexed पंजाब आफ्टर द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर?
करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे ही पंजाब को एनेक्स किया था, किसने? अंडर द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। सो डलहौजी ने क्या किया था? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को भी इंट्रोड्यूस किया था, और ही ऑल्सो एनेक्स्ड पंजाब विदाउट अ नेचुरल मील हियर। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज लॉन्च ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो चेम्सफोर्ड के टाइम पे ही एनसीएम लॉन्च हुआ था, क्योंकि एनसीएम का टाइम था 1920 के अराउंड अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी एंड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड चेम्सफोर्ड। Also, it was a response to Jallianwala Bagh massacre, Rowlatt Act, and Khilafat movement. You have to include here. So ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस अकर्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ एरविन, ऑप्शन 20 के लिए सही आंसर हो जाएगा। काकोरी कॉन्स्पिरेसी की बात करें तो ये काकोरी में हुआ था, जो लखनऊ के पास सिचुएटेड है, और ये इट वाज कैरीड आउट बाय हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशनरी, इंक्लूडिंग द रिवॉल्यूशनरीज लाइक राम प्रसाद बिस्मिल एंड अशफाक उल्ला खान इसमें इन्वॉल्व थे। ऑल्सो ये इवेंट कब हुआ था? 9th ऑफ अगस्त 1925 को हुआ था, ककौरी उत्तर प्रदेश में, जो लखनऊ के पास सिचुएटेड है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे और रिवॉल्यूशनरी इन्वॉल्व थे, लाइक चंद्रशेखर आज़ाद, रोशन सिंह एंड राजेंद्र लहिरी। तो इनका नाम भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर टुक प्लेस ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए, यानी कि हार्डेंच। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, हार्डेंच के टाइम पे फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई थी। और हमने ऑप्शंस भी डिस्कस किए थे, लाइक अगर हम बात करें एलनबर्ग की, तो एनेक्सेशन ऑफ सिंध हुआ था, डलहौजी डिस्कस कर चुके हैं, कैनिंग भी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। ये हार्डेंच के टाइम पे हुई थी, एंड इट वाज फॉट बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सिख एम्पायर और खालसा आर्मी। इट लेड टू द ट्रीटी ऑफ बैरोवाल in 1846. Next question. The Morley Minto reforms of 1909 were introduced during the tenure of, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिंटो सेकेंड। तो मिंटो सेकेंड के टाइम पे ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स पास हुए थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड दीज रिफॉर्म्स वर प्रपोज्ड बाय जॉन मॉर्ली, इसलिए इसे मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स कहते हैं। हु वॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड ही वॉज द वाइसरॉय। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये एक्ट क्योंकि इसने सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन दिस पर्टिकुलर एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आर एसोसिएटेड विद, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चेम्सफोर्ड। तो अभी हमने देखा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के टाइम पे जो हमारा गवर्नर, जो हमारा वाइसरॉय था, वो था चेम्सफोर्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, तो ऑफकोर्स आंसर चेम्सफोर्ड ही होगा। So, the Government of India Act of 1919 was introduced in 1919 during the tenure of Chelmsford, based on proposals by Edwin Montagu, who was the Secretary of State at that point of time. तो हमने देखा था पहले Secretary of State का नाम होता है, and after that Viceroy का नाम होता है. He also introduced the system of diarchy in provinces, यानी divisions of subject into reserved and transferred. तो यहाँ पे division हो गया था subjects का, और basically diarchy government for the first time इंडिया में introduce हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। गांधी इरविन पैक्ट वाज साइन ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इरविन। तो इरविन के टाइम पे गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। इसका पर्पस था एंड करना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को टेम्परेरी बेसिस में, और फैसिलिटेट करना किसका पार्टिसिपेशन, गांधी जी का, बेसिकली इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कहाँ हो रही थी, लंदन में हो रही थी। सो बेसिकली ये पैक्ट साइन हुआ था 5th ऑफ मार्च 1931 को। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इट वॉज साइन बिटवीन गांधी जी एंड इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाइसरॉय वॉज इन ऑफिस ड्यूरिंग द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टेन्योर क्या था, 1914 से लेकर 1918 के बीच में हमें बताना है कि वाइसरॉय कौन था इंडिया का।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि हार्डिंज। तो हार्डिंज के टाइम पे ही ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, जो आपको ध्यान में रखना है। सो the First World War began in 1914 during the tenure of Lord Hardinge of Penrith, and and Lord Hardinge's tenure covered First World War outbreak in 1914 and India's participation in the war। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऑल्सो अगर हम बात करें हार्डिंज की, तो हार्डिंज के टाइम पे ही जो कैपिटल शिफ्ट थी वो 1911 में कैलकाटा से दिल्ली शिफ्ट हुई थी, और दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस भी इन्हीं के टाइम पे यहाँ पे अकर हुआ था इंडिया में। Next question. The Shimla Conference of 1945 was held during the tenure of. Correct answer will be option number A यानी कि वेवल। तो वेवल के टाइम पे ये शिमला कॉन्फ्रेंस ऑफ 1945 हुई थी ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ वेवल। द कॉन्फ्रेंस aimed to restructure the Viceroy's Executive Council with equal representation of Hindus and Muslims. The failure of the Shimla Conference paved for the Cabinet Mission Plan of 1946। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बेसिकली अगर हम बात करें एक टाइमलाइन की, जो 1939 में क्या चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो ब्रिटिश है वो उसने बेसिकली इंडिया को वर्ल्ड वॉर में इंक्लूड करने की कोशिश की थी। 1940 में ये लेकर आए थे अगस्त ऑफर को। दैन 1942 की बात करें तो क्रिप्स मिशन आया था, जो अभी हमने डिस्कस किया। देन 42 में क्या हुआ था, क्रिप्स मिशन के फेलियर के बाद इंडिया में क्या स्टार्ट हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद 45 में शिमला कॉन्फ्रेंस ऑफ 1945, और 46 में क्या आया था, कैबिनेट मिशन। तो ये कुछ टाइमलाइन है जो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सी राजगोपालाचारी या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ही वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। So he was the first and the last Indian Governor General who served from 1948 to 1950 after the independence of India. He was the only Indian to hold this post. This you have to keep in mind. तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी है। 1947 से लेकर 48 के बीच पे माउंट बैटन ही इंडिया के गवर्नर जनरल थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एंड आफ्टर दैट सी राज गोपालाचारी टिल 1950। तो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशंस।